दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने भूगोल की। देखिएगा आज हमारी भूगोल की प्रमुख फराठेदार क्लास नंबर 4 क्लास है दोस्तों। जिन्होंने तीन क्लासें नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा दोस्तों। आज हमारी फराठेदार 4 क्लास है और 4 क्लास के अंदर प्रमुख 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लासेस जो है वो बिल्कुल आप रेगुलर लेते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने जो देखो प्रमुख 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दूसरा है कि लाल चना किसे कहा जाता है। तीसरा है कि सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। चौथा है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था। छठा क्वेश्चन है कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है। आठवां यह है कि अंक के विभाजन किसे कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि जहां कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उनके किनारे उनके सारे मकान बन जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। और 10वां क्वेश्चन है कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन है दोस्तों। अब इनको देखते हैं फटाफट, ठीक है। यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुनहरा रेशा 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं तो झूठ को, ध्यान रखना, झूठ को सुनहरा रेशा कहते हैं, ठीक है। झूठ को सुनहरा रेशा कहा जाता है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई 2 रेशेदार फसलों के नाम बताओ। कोई 2 रेशेदार फसलों के नाम बताओ तो आप झूठ और कपास कर सकते हैं। झूठ और कपास ये 2 रेशेदार फसल है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है तो सुनहरा रेशा झूठ को कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा मैंने जो क्वेश्चन लिया वो है कि लाल चना किसे कहते हैं। लाल चना जो है वो किसे कहते हैं। तो लाल चना देखिएगा, लाल चना कहते हैं अपने अरहर को। किसको कहते हैं, अरहर को लाल चना कहते हैं। वैसे अरहर का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। तो अरहर को क्या कहते हैं दोस्तों, अरहर को लाल चना कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लाल चना किसे कहते हैं तो लाल चना कहते हैं अरहर को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिएगा सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है दोस्तों असम राज्य। कौन सा राज्य है, असम। सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य है असम। असम जो है वो सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। इसके बाद देखिएगा दूसरे स्थान पर जैसे पश्चिमी बंगाल है, ठीक है। तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम करता है, फिर बाद में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और देखो बोर्ड एग्जाम 2022 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि ब्राजील के अंदर कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता था। ब्राजील के कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता था तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को दोस्तों फेजेंडा नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखना कि कॉफी के बागानों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता था तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा नाम से जाना जाता था। वैसे देखिएगा कॉफी जो है इसका वैज्ञानिक नाम है काफिया अरेबिका। कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है, काफिया अरेबिका। और कॉफी की प्रमुख आपको किसमें भी पूछी जा सकती है, तो जैसे काफिया है, रोबस्ता है, अरेबिका है, ठीक है। तो रोबस्ता, अरेबिका ये प्रमुख जो कॉफी की किस्में हैं, ये भी 2-3 ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे में जैसे चौथा क्वेश्चन के अलावा इसको चाय की बात करता हूं तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है अपना असम राज्य, ठीक है। चाय का जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक जो नाम है वो है कामेलिया साइनेंसिस। कामेलिया साइनेंसिस चाय का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। देखिएगा वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। हमने देखा था ये अपना जो तीसरा चैप्टर है मानव विकास, ठीक है। मनुष्य के जीवन के विकल्पों में वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन को मानव विकास कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। मानव विकास किसे कहते हैं, मानव विकास, मानव का विकास होना। प्रश्न पूछा जाएगा मानव विकास किसे कहते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। मानव विकास मनुष्य के जीवन के विकल्पों में वृद्धि, ठीक है, मानव विकास कहलाता है। और गुणात्मक परिवर्तन को मानव विकास कहते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, तो वृद्धि का जो अर्थ होता है वो होता है मात्रात्मक परिवर्तन।
वृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है, वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है। यहां पर यदि मैं बात करता हूं विकास की, तो विकास का जो अर्थ होता है वो होता है गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि गुणों के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको अच्छे से समझाऊं तो देखिएगा, जैसे मान लिया जाए ये कोई गांव है, ठीक है, ये गांव है और इसकी जनसंख्या मान लिया जाए इसकी 10,000 जनसंख्या है। कितनी है दोस्तों? 10,000 जनसंख्या है। ये कोई गांव है, इसकी जनसंख्या 10,000 है और 1 साल बाद इस गांव की जनसंख्या हो जाती है 1 लाख। क्या हो जाती है दोस्तों? 1 लाख हो जाती है। देखिएगा, तो इस गांव ने क्या किया? वृद्धि किया या विकास? आप कहेंगे भाई विकास तो नहीं किया है, वृद्धि किया है, ठीक है। तो वृद्धि यहाँ पर वृद्धि की है, विकास नहीं किया है, ठीक है। पहले 10,000 थे, अब 1 लाख हो गए, तो मतलब यानी विकास नहीं किया है, वृद्धि किया है। क्योंकि दोस्तों संसाधनों में तो कमियां आ रही हैं, ठीक है, लोग बढ़ गए, वृद्धि हो गई, लेकिन विकास नहीं किया। तो आप समझ गए होंगे वृद्धि का जो अर्थ है, वृद्धि का अर्थ है मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि जो है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, जबकि विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, यानी गुणों में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे देखिएगा, जैसे मेरा शरीर, जैसे मैं ताकतवर मोटा हो जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या विकास किया? मैं मोटा तगड़ा हो जाता हूँ, लंबाई मेरी बढ़ जाती है, ठीक है, और एकदम मोटा हो जाता हूँ, तो मैंने क्या विकास किया? विकास नहीं किया, ठीक है, विकास नहीं किया दोस्तों। अगर उदाहरण के तौर पर मैं लूँ, जैसे अगर आपके पास एक बंगला हो, ठीक है, अगर कार है तो आपने विकास किया, ठीक है। अब पहले आप नहीं थे, पहले आपके पास बंगला कार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विकास किया तो आपके पास बंगला भी हो गया, कार भी हो गई, तो ये विकास किया, ठीक है। तो ये भी है, वृद्धि और विकास में अंतर आपको पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? भारत में लौह इस्पात कारखाना जो है वो कहाँ खोला गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? तो 1874 में खोला गया था, पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक नगर में खोला गया था, जो बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? तो पश्चिमी बंगाल के कुल्टी नामक नगर, पश्चिमी बंगाल के कुल्टी नामक नगर में, ठीक है, पश्चिमी बंगाल के कुल्टी नामक नगर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं? 3 विचारधारा हमारे सामने आती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और विचारधारा जरूर आएगी दोस्तों। देखो 3 विचारधाराएं हैं, आपने पढ़ा होगा दोस्तों। सबसे पहले विचारधारा आती है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, दूसरी विचारधारा आती है संभववाद विचारधारा, और तीसरी विचारधारा आती है दोस्तों नव निश्चयवाद या नव नीतिवाद विचारधारा। तो तीनों विचारधाराओं को आपने मैंने अच्छे से समझाया है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर पूछा है कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, जब मानव जो है वो आदिम अवस्था में था तो प्रकृति से डरता था, ठीक है, प्रकृति से डरता था। अगर बिजली कड़क जाती तो वो ईश्वर का नाराज होना मानता था, ठीक है, अधिक वर्षा होने से भी ईश्वर का नाराज मानता था। तो इस तरीके से यानी मानव पर प्रकृति का बहुत प्रभाव था। तो इस विचारधारा को हम कहते थे मानव का प्रकृतिकरण, या फिर हम कहते थे पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। और पर्यावरण निश्चयवाद जो विचारधारा में सीधा सा आप समझ लेना दोस्तों, ठीक है, मानव के अंदर बुद्धि नहीं थी तो मानव क्या करता था? डरता था, ठीक है, प्रकृति के कार्यों से, बिजली कड़कने से ईश्वर का नाराज होना मानता था। तो ये विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा थी। और इसके समर्थक आपको पूछा जाए तो रेटजल है, रिटर है, हेम्बोल्ट है, ये जो है इनका समर्थन करते हैं अपने पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा का। दूसरी विचारधारा आती है संभववाद विचारधारा। देखो, जब मानव धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को समझता है, ठीक है, तो धीरे धीरे विकास करना शुरू कर देता है। तो जब मानव विकास करना शुरू कर देता है तो इस विचारधारा को कहते हैं संभववाद विचारधारा, ठीक है। संभववाद विचारधारा, या फिर हम कह सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। जैसे गर्मी के लिए एसी की व्यवस्था कर देता है, सर्दी के लिए हीटर, ठीक है, रोशनी के लिए लाइटें, इस तरीके की व्यवस्था कर देता है, ठीक है, विकास कर देता है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास कर देता है। तो इस विचारधारा को संभववाद विचारधारा कहा गया था। और संभववाद विचारधारा के जो समर्थक हैं वे है विडाल डिला ब्लास, ठीक है। तीसरी विचारधारा आती है दोस्तों नव निश्चयवाद विचारधारा या नव नीतिवाद विचारधारा। और नव निश्चयवाद या नव नीतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर, कई बार पूछा गया है। इसमें एक सिद्धांत आता है रुको और जाओ, यानी उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर, ठीक है। तो तीसरी विचारधारा ये आती है,
ठीक है। इसमें कहते हैं कि संसाधनों का दोहन, यानी कि संसाधनों का इतना ही दोहन मत करो, ठीक है, ताकि जैसे बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है, तो यानी रुको और जाओ, यानी उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर। तो ये विचारधारा आती है नवनिश्चयवाद विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है? जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक, तो जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है आयु संरचना। आयु संरचना आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है? तो है आयु संरचना। देखिएगा आयु संरचना, और आयु संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जैसे अविकसित जनसंख्या, फिर विकासशील, ठीक है, फिर विकसित जनसंख्या, ठीक है। जैसे जो कार्यशील जनसंख्या है वो 15 से 59 वर्ष है, ठीक है, और जो अविकसित जनसंख्या है वो 0 से लगाकर हम कह सकते हैं 15 वर्ष, और 15 से 59 वर्ष ये कार्यशील जनसंख्या है, और 59 वर्ष से अधिक जो है वो विकसित जनसंख्या है, ठीक है। तो ये प्रमुख 3 भागों में बांटा गया था। तो जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक क्या है? तो जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है आयु संरचना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अंकीय विभाजन किसे कहते हैं? अंकीय विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंकीय विभाजन किसे कहते हैं? देखिएगा, कोई भी देश, ठीक है, अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी सूचना तथा संचार के लाभ उपलब्ध करवाता है, तो इसे कहते हैं अंकीय विभाजन, ठीक है। कोई भी देश जितना जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को सूचना और संचार के लाभ उपलब्ध करवाता है तो इसे हम अंकीय विभाजन कहते हैं। अंकीय विभाजन में क्या है कि जैसे विकसित देश जो है वो इसे विकसित देश आगे बढ़ गए हैं और विकासशील देश अभी भी पीछे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विकसित देश दोस्तों आगे बढ़ गए, विकासशील देश अभी पीछे हैं, तो ये अंकीय विभाजन है। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन मैंने लिया है कि जहां कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं, जहां कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उनके सारे मकान बन जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से देखो, जैसे इधर भी कोई मार्ग आ रहा है रास्ता, और इधर भी चल रहा है, और इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है, वापस इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। देखो पूछा गया है कि जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं, इस तरीके से ये मार्ग यहाँ पर मिल गया, ठीक है, ये वापस यहाँ पर मिल गया, इस तरीके से, तो इस तरीके से मिल जाते, तो ये जो बस्ती का निर्माण होता है इसे हम क्या कहते हैं? और पूछा था तथा उनके सारे मकान बन जाते हैं, इस तरीके से उनके सारे मकान बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से मकान बन जाते हैं, तो इसे हम कौन सी बस्ती कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसे ताराकार बस्ती कहते हैं। कौन सी बस्ती कहते हैं दोस्तों? ताराकार बस्ती के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मानव बस्ती किसे कहते हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव बस्ती जहां मनुष्य निवास करता है, एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो तथा वहां मनुष्य का निवास हो, उसे मानव बस्ती कहते हैं, ठीक है। जहां पर मनुष्य का निवास होता है, स्थायी रूप से मनुष्य रहता है, तो इसे हम मानव बस्ती कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फटाफट दोस्तों मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।